हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल वीएमएस। तो आज हम लोग एनाटमी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनाटमी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक पता होना चाहिए, एनाटमी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले एनाटमी है क्या। तो एनाटमी की अगर हम बात करें, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कोई जैसे कोई बॉडी है तो उसका मतलब स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी है तो हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं और जो पार्ट हैं बॉडी के, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करना ही जो होता है वो एनाटमी है। तो एनाटमी की अगर हम बात करें, एनाटमी जो है वो टर्म एपिटोम से आया है। एपिटोम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एपिटोम ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है कटिंग अप, ठीक है। तो मतलब एनाटमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एपिटोम से आया है और एपिटोम का मतलब होता है कटिंग अप। अगर हम हिंदी में बोलें तो काटना। यहाँ पे एनाटमी का क्या मतलब है, एनाटमी जस्ट मतलब देख के स्टडी करना तो है ही है, बट कभी मतलब बॉडी को, मतलब बॉडी का डिसेक्शन करके भी हम स्टडी करते हैं। अब ये तो हो गया एनाटमी। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ अ फिजिकल पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एनाटमी को डिवाइड किया गया सब ब्रांचेज में, सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब डिवीज़न की, तो अगर हम सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न में सबसे पहला जो है कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी का मतलब क्या है, स्टडी ऑन डेड, जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर मतलब स्टडी करना ही कैडावरिक एनाटॉमी कहलाता है। मतलब कैडावर आएगा, उसको हम, उसका डिसेक्शन होता है, फिर उसकी मतलब कोई ऑर्गन है, जैसे हमको लंग्स देखना है तो बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे लंग कहाँ पे है और उसका शेप क्या है, कहाँ पे मतलब स्थित है। ये सब चीज़ें हम मतलब यहाँ पे कैडावरिक एनाटॉमी के अंदर देखेंगे। कैडावरिक एनाटॉमी में दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, या तो रीजनल, कोई एक पार्ट के बारे में स्टडी करना, और रीजनल होगा एंड सिस्टमिक। जैसे अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम, तो स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अगर हम मसल की स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं मायोलॉजी, ठीक है। तो ये सब इसमें जो होता है कैडावरिक एनाटॉमी दो तरीके, जो रीजनल एंड सिस्टमिक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जो सब डिवीज़न हो गया एनाटॉमी का, वो हो गया कैडावरिक एनाटॉमी। अब जो सेकंड है, सेकंड जो दूसरा है हमारे पास में सब डिवीज़न, वो है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी रिवील्ड ऑन लिविंग ह्यूमंस, ठीक। जो लिविंग ह्यूमंस में हम एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे उसे कहेंगे लिविंग एनाटॉमी। एंड जो तीसरा सब डिवीज़न है वो होता है एम्ब्रियोलॉजी, या इसे कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी स्टडीज बिफोर द एनाटॉमिकल स्टडी इन द प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। प्रीनेटल मतलब क्या है, बिफोर बर्थ जो हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर करेंगे फीटस में, जब मतलब जो बच्चा मतलब माँ के पेट में ही होता है, उस टाइम पे जो उस बच्चे के लिए जो मतलब एनाटॉमिकल स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जो हमारे पास चौथा जो है यहाँ पे डिवीज़न, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फिर है हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी,
ठीक, तो ये क्या है हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी तो वैसे कहा जाता है स्टडी ऑफ अ टिश्यू हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं या ऐसे पार्ट हैं जो हम नेक्ड आई से मतलब उतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जब एनाटॉमिकल फीचर्स की स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, जो पांचवा सब डिवीज़न है एनाटॉमी का वो है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी क्या है, जो मतलब कोई लिविंग एनिमल है उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना, वो सरफेस एनाटॉमी में आएगा। और जो 6 डिवीज़न है वो है यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, अब ये कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है, जब किसी एक एनिमल की बॉडी को दूसरी एनिमल की बॉडी से कंपेयर करके जब हम एनाटॉमी की स्टडी करेंगे उसे कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो जैसे कई सारी हमारी जो एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज़ हैं कई सारे एनिमल्स से मिलती हैं। जैसे बताया गया कि हम लोग जो पूर्वज थे वो मंकी थे, उनसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होके मतलब हम लोग मतलब इवेलुएट हुए ह्यूमंस। ठीक, तो वो जो स्टडी होगी वो सब कंपैरेटिव एनाटॉमी में आएगी। मतलब एक एनिमल की बॉडी को दूसरे एनिमल की बॉडी से कंपेयर करके स्टडी करेंगे, वो कंपैरेटिव एनाटॉमी में आएगा। जो 7वां सब डिवीज़न है 7th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होता है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, यहाँ पे जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस या डिटरमाइन करते हैं फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट के फॉर्म स्ट्रक्चर, उन सबको जो मतलब जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी के अंडर स्टडी करेंगे। और जो 8वां है यहाँ पे सब डिवीज़न वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये प्री हिस्टोरिक रिमेन्स हैं, ठीक, उनका स्टडी जो होता है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। जैसे अगर हम अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पे जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहाँ मतलब उस टाइम पे कोई भी मतलब जो हिस्टोरिक इवेंट है उससे पहले का जो टाइम होता है उसे प्री हिस्टोरिक इवेंट कहते हैं जितने भी हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या था, कैसे ह्यूमंस की ओरिजिन हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ और कैसे वो सोशली धीरे स्लोली डेवलप होते गए। ठीक है, उन सब चीज़ों का मतलब चीज़ों को हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। और जो 9th है यहाँ पे वो है इमेज एनाटॉमी। इमेज एनाटॉमी क्या है, इमेज एनाटॉमी मतलब जो डीप बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी स्ट्रक्चर बोन्स या डीप बॉडी ऑर्गन्स को सीटी स्कैन या अगर हम बात करें एक्सरे रेडियोग्राफी के थ्रू जो होता है वो सब इसमें आएगा। ठीक है, इमेज एनाटॉमी जो सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी के द्वारा हम बोन्स और डीप ऑर्गन्स का स्टडी करते हैं, उनको मतलब देखते हैं वो बॉडी स्ट्रक्चर्स को, वो सब इमेज एनाटॉमी में आएगा। जो 10 नंबर है वो है यहाँ पे अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। अब ये क्या है, अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, ये जो होता है इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिक नॉलेज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम। जो क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए जो एनाटॉमिक प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ये क्या हो गया, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिक नॉलेज एनाटॉमिक
नॉलेज इन सॉल्विंग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इज नोन एज अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। जो 11th नंबर है वो है यहाँ पे जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, यहाँ पर जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, उससे मतलब क्रोमोसोम से जितने रिलेटेड जानकारी इन्फॉर्मेशन, कैसे क्रोमोसोम मतलब बनता है हमारी बॉडी में, कैसे वर्क करता है, मतलब वो सारा जो कुछ है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो एनाटॉमी हो गया। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी जो वर्ड ग्रीक वर्ड एपिटोम से बना है, जिसका जो मीन होता है कटिंग अप होता है। और सब डिवीज़न क्या एनाटॉमी के तो सामने ही है, कैडावरिक एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इमेज एनाटॉमी और अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी, जेनेटिक्स। तो ये हो गए सब डिवीज़न। अब पहले मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो ये अभी एनाटॉमी का बेसिक चल रहा है। अभी इसमें और सारी चीज़ें जैसे प्लेन हो गए और पोजीशंस हो गई और जो कुछ साइंटिफिक टर्म हैं वो सब हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो आज नर्वस सिस्टम में कुछ भी नहीं बताएंगे, बस नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बता के यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है, तो अब नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन को क्लासिफिकेशन क्या, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन बस आज और केवल हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मेनली जो होता है नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट जो होगा वो हमारा ब्रेन आएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? वो इंटीग्रेट और कंट्रोल करता है। जो हमारे बॉडी फंक्शन है, बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन है, उनको इंटीग्रेट और उनको कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं। पहला हमारे पास में है इफरेंट। ये जो होते हैं मोटर न्यूरॉन। तो इफरेंट नर्वस सिस्टम क्या है? ये जो होता है अब इफरेंट जो होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को इफेक्टर पार्ट की तरफ इम्पल्स को भेजेगा। जो इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर साइट में इम्पल्स को भेजने का काम करेंगे। और जो दूसरा हमारे पास में है अफरेंट नर्वस सिस्टम, इसे हम कहते हैं सेंसरी। अब इसका क्या मतलब? जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं या अफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो इफेक्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्स को भेजते हैं। जैसे कोई आके तुम्हारे घुटने पे या कहीं पे कोई मारे, कोई हथौड़ा लेके मार दे एकदम से अचानक से, तो क्या होगा? जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उस इम्पल्स को जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएंगे। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स पहुँच गया तो हमारा ब्रेन एनालाइज करेगा और मतलब वो सोचेगा क्या करना है, इस मतलब बचाव करने के लिए फिर जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से इम्पल्स भेजेगा। तब जो होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स भेजे जाएंगे इफेक्टर तक, वो इफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे इम्पल्स, ठीक। तो ये हो गया इफरेंट एंड अफरेंट। अब जो हमारे ये हैं इफरेंट न्यूरॉन, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? जो हम हमारे बॉडी फंक्शंस को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे फंक्शन इनवॉलेंट्री फंक्शन कहलाते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसे कहते हैं वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री। अब यहाँ पे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये फिर से
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट में कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक एंड यहाँ पे जो है इंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये हो गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर से 3 पार्ट में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड इंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो ज़्यादातर लोगों को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पता रहता है, लेकिन जो इंट्रिक नर्वस सिस्टम है बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है। तो इंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या है? पहली बात तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मेन सब डिवीज़न है, ठीक है। और ये जो होता है मेस लाइक न्यूरॉन से बना होता है, और ये जो हमारा जो GIT होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फंक्शंस को गवर्न करेगा, मतलब उनको कंट्रोल करेगा, और कैसे क्या करना है, मतलब सही तरीके से रेगुलेट करेगा। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी फंक्शन उनको इंट्रिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। और ये जो होता है नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल क्रेस्ट सेल से बना होता है, और इंट्रिक नर्वस सिस्टम को हम सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो होता है मोटर, इंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है मोटर फंक्शन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, और मस्कुलर ट्रांसपोर्ट हो गया, और ये इन सब को कंट्रोल करेगा। और जो हमारा ये मॉडुलेट करेगा, इम्यून एंड इंडोक्राइन जो फंक्शन होते हैं उनको मॉडुलेट करेगा। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं कि ब्रेन के कितने मतलब कितने पार्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, वो सब हम धीरे धीरे अब एक एक पार्ट करके डिवाइड करेंगे। आज बेसिक था नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें आएगा। इसमें इफरेंट एंड अफरेंट है, इफरेंट में फिर ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक, फिर इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे न्यूरॉन क्या है, क्लासिफिकेशन, जो आगे जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।